नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में पाठ्य पुस्तक क्षितिज में कविता 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित इस पाठ्यक्रम में 2 कविताएं हैं, उत्साह व अट नहीं रही है। तो आज हम उसका क भाग उत्साह पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी और उन्होंने स्वास्थ्य अध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। परिवारजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था और साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, नए पत्ते इत्यादि। उनके द्वारा रचित कविता उत्साह में उन्होंने बादलों का आह्वान किया है। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें उन्होंने बादलों को पुकारा है। जो इस कविता में उन्होंने बादलों को संबोधित किया है। बादल जो है निराला जी का प्रिय विषय माना जाता है। उन्होंने बादलों के ऊपर बहुत सी कविताएं लिखी हैं। कविता में बादल जो है एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की कांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। इस कविता में कवि ने माना है कि बादल जब बारिश करते हैं, जब वर्षा लेकर आते हैं, तो उससे पहले जो बादल आते हैं उन्हें किस तरीके से देखा गया है। उन्होंने इस कविता में अपने एक नजरिए को पेश किया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ललित कल्पना मतलब बहुत सुंदर कल्पना भी है कि बादलों को किस तरीके से काल्पनिक स्वरूप में देखा जा सकता है, और क्रांति कि बादलों के द्वारा किस प्रकार से मन में चेतना जगाई जाती है, किस प्रकार से क्रांति लाई जा सकती है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कविता उत्साह। उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर, गगन धराधार ओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर से भर दो बादल गरजो। अब इस कविता में कवि जैसे कि पहले ही बताया कि बादलों का आह्वान कर रहा है, कि बादलों को पुकार रहा है, बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल, बादल गरजो। हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ। घेर घेर घोर गगन धाराधार ओ। धाराधार यहाँ बादलों को बोला गया है। वो कह रहे हैं घेर घेर, तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। घेर घेर मतलब घेर लेना, पूरे आसमान को घेर लो, अर्थात पूरे आसमान पर छा जाओ। घेर घेर घोर गगन धराधार ओ। गगन यानी आसमान, आकाश। वो कह रहे हैं कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ और पूरे आकाश पर छा जाओ। ऊंचे गगन में, ऊंचे आसमान में घुमड़ कर आओ और पूरे आकाश पर छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित मतलब सुंदर। ललित का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है सुंदर। ललित ललित काले घुंघराले। बादल कहते हैं, कवि कह रहे हैं बादलों को कि ये बादल तुम बहुत सुंदर हो। काले घुंघराले और घुमावदार व काले रंग के हो। जैसे कि हम देखते हैं कि जब बारिश आने वाली होती है, जब बहुत तेज अत्यधिक बारिश होती है, उससे पहले के जो बादल होते हैं वो अत्यंत काले रंग के होते हैं। तो उन्हीं के बारे में कल्पना करते हुए यहाँ पर कवि लिख रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले, कि तुम अत्यंत जो है वो सुंदर हो और काले रंग के अथवा घुमावदार हो। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। उन्होंने कहा है कि तुम बहुत सुंदर और काले रंग के घुमावदार हो और बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवार और पालों के समान लगते हो।
बाल कल्पना मतलब बच्चों की विचित्र कल्पनाएं, बच्चों की कल्पनाएं। बचपन में जो बच्चे हैं या बच्चे जो हैं, बचपन में हम सबने ही बादलों का एक अलग ही दृष्टिकोण बना लेते हैं कि बादल कैसे घुमावदार से होते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए कवि जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर, काले, घुंघराले और घुमावदार हो और बच्चों की कल्पना, विचित्र कल्पनाओं की पालों के या पतवारों के समान लगते हो। विद्युत छवि उर में, उर मतलब होता है हृदय, कवि नव जीवन वाले। अब कवि जो है वो बादलों को कह रहे हैं, हे नव जीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, नव जीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र के समान जो कठोर गर्जना छिपी हुई है। जिस प्रकार से बादल जो हैं गरजते हैं और जब जितनी तेज आवाज में उनकी गर्जना हमें सुनाई देती है, बारिश भी उतनी ही तेज होती है, वर्षा भी जो है उतनी ही तेज होती है। उसी प्रकार से क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से बादल जो हैं वो एक नया जीवन, यानी अगर गर्मी में हम झुलस रहे हैं और बादल यदि आते हैं और बारिश करते हैं तो वो हमें एक नया उत्साह जगाते हैं, उसी प्रकार से कवि भी जो है वो समाज में क्रांति और चेतना लाने के लिए माने जाते हैं। यदि कवि जो है अपने शब्दों के द्वारा, अपने कलम के द्वारा समाज में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, कि नया जीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में जो बिजली की कांति और वज्र की जो समान कठोर गर्जना छिपी हुई है उसे तुम बाहर निकालो। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, तुम अपनी बिजली की जो चमक है और जो भीषण गर्जना से एक नई कविता का, नूतन मतलब होता है नई, कि एक नई कविता का संचार करो। कवि बादल के गर्जने का आह्वान कर रहे हैं कि तुम जैसे ही गरजोगे तो वैसे ही कवि भी जो है उन्हें एक उत्साह मिलेगा, उन्हें एक जोश मिलेगा, उनकी जो कलम है वो चलने लगेगी, वो भी इस तरीके के शब्द जो हैं वो प्रयोग करेंगे जिससे कि समाज में क्रांति और चेतना लाई जा सके, तो एक नया जीवन जो है लोगों को प्रदान होगा। इसलिए यहाँ पर कवि जो है बादलों के समक्ष ही, बादलों के समान ही कवि जाति को भी रख कर कह रहे हैं कि एक नई कविता जो है वो समाज को दो, नूतन कविता भर दो, अर्थात नई कविता भी समाज को प्रदान करो। इसके बाद बोला गया है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब यहाँ जो कवि ने बादलों को नई कल्पना के लिए, नए अंकुर के लिए, विनाश और विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। वो कह रहे हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मतलब होता है व्याकुल, अर्थात गर्मी के कारण लोगों के मन जो थे वो बेचैन हो गए थे, उन अनमने से हो गए थे। उन्मन, उन्मन मतलब अनमने से, यानी कि कुछ भी अच्छा ना लगना, सब कुछ उदासी से छा जाना। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग, निदाग मतलब होता है गर्मी, के सकल जन। कवि बादलों को कह रहे हैं कि संसार के सभी लोग जो हैं वो गर्मी के कारण व्याकुल हो गए थे, उन्मन हो गए थे, अनमने हो गए थे, बेचैन हो गए थे। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियां मतलब जैसे कि बेचैनी का वातावरण बना हुआ था, अनमनी जिसमें कि किसी व्यक्ति का किसी भी कार्य को करने का मन ना हो, तो इस प्रकार का वातावरण जो है वो बना हुआ था, क्योंकि गर्मी के कारण, कि गर्मी जो है वो अत्यधिक, इतनी अधिक हो गई है कि अत्यधिक गर्मी के कारण लोगों का जो मन है वो बेचैन हो गया था। विश्व के निदाग के सकल जन, अब वो कहने कि अपने साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा है, कि यानी कवि जो है जिस प्रकार से एक तरह से प्रतीकात्मकता भाषा जो है, प्रतीकात्मक भाषा जो है उसका प्रयोग किया गया है। वो कह रहे हैं कि जिस उसी प्रकार से साहित्य की रचना के द्वारा ही मनों का विचार जो है वो बदला जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आगे पंक्ति है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आए अज्ञात दिशा, अज्ञात दिशा से बोला गया है क्योंकि बादलों की ना तो आने की दिशा पता होती है और ना ही उनके जाने की, तो इसलिए उन्हें अज्ञात दिशा, जिससे कि उनके आने और जाने की दिशा का ज्ञात न हो, इसलिए बोला गया है। तो कवि जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कभी ना समाप्त होने वाले बादल, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, कि हे कभी ना समाप्त होने वाले बादल,
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन के कभी ना समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा जो है अनजान दिशा से आगमन हुआ है। तुम किस दिशा से आए हो और किस दिशा को जाओगे इस बारे में कोई व्यक्ति नहीं जानता। तुम्हारे एक अनजान दिशा से आगमन हुआ है। तप्त धरा मतलब धरती जो है वो तप रही है, गर्मी से झुलस रही है। कि इस तपती हुई धरा को, इस तपती हुई, इस झुलसती हुई, इस गर्मी से बेहाल धरा यानी धरती को जल से फिर शीतल कर दो। तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। अर्थात ये जो धरती है ये भी गर्मी से बेचैन हो गई है, तप रही है, जल रही है, इसे भी तुम जल बरसाकर शीतल कर दो। अर्थात जल बरसाकर जो इसे भी ठंडा कर दो। तो यहाँ साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार से प्रेरित करें। तो कवि जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि साहित्यकार जो है या कवि जो है, जो एक नया जीवन प्रदान करने के लिए माने जाते हैं, वो इस प्रकार से अपनी कलम चलाएं, इस प्रकार से अपनी शैली को चलाएं, इस प्रकार से शैली का प्रयोग करें कि लोगों के अंदर एक नया जीवन, एक नया उत्साह, एक नया जोश जो है वो, नई उमंग जो है वो भर जाए। शीतल कर दो बादल गरजो। अब वो फिर वो बादलों से आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आओ और पूरे आकाश पर छा जाओ। पूरे आकाश को घेर लो, पूरे आकाश पर छा जाओ। तो इस कविता में, उत्साह कविता में, कवि जो है बादलों के माध्यम से साहित्यकारों और जो समाज के नया जीवन प्रदान करने वाले जो लोग हैं उनकी ओर इशारा करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि समाज में एक नए जीवन की इंतजार है, नया जीवन का, नई क्रांति की, नई चेतना की आवश्यकता है। तो बादल जिस प्रकार से बारिश लेकर आते हैं, इस प्रकार से पानी को लाकर बरसाते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं, शीतल करते हैं, उसी प्रकार से साहित्यकार और कवि जो हैं उन्हें भी अपनी कलम इस प्रकार चलानी है। उन्हें भी अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से एक नई क्रांति, एक नया जीवन प्रदान करना है लोगों को, समाज में एक नई चेतना जगानी है। तो अब हम करेंगे इनके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो बादलों को यहाँ पर फुहार नहीं, बल्कि ये नहीं कहा कि रिमझिम बारिश करो, बल्कि ये कहा गया है कि गरजो। तो गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि कवि निराला बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं क्योंकि बादल की जो गर्जना है वही एक नया प्रकार का जोश और उत्साह लाने में सहायक होती है। इस प्रकार से बादलों की गर्जना में जो उत्साह और जोश और गर्ज होती है, जो वर्द छिपा होता है कठोर, उसी प्रकार से बादल, उसी की गर्जना के द्वारा ही समाज में एक नया जोश और उत्साह उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अब कविता का शीर्षक जो है उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि उत्साह का जो शाब्दिक अर्थ होता है, या उत्साह का जो हम कहते हैं कि पर्यायवाची है, उनका होता है उमंग या जोश, मन में एक नई उमंग, नए जोश उत्पन्न होना। तो कविता का शीर्षक जो है वो उत्साह, एक तरफ तो बादलों का उमड़ा हुआ देखकर प्रसन्न होने वाली उमंग है कि किस प्रकार से बादल जब आते हैं तो गर्मी से झुलस रहे लोग जो हैं वो प्रसन्न हो उठते हैं, उनकी प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। और दूसरी तरफ सामाजिक में क्रांति, समाज में जो क्रांति है या बदलाव है या सामाजिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों में छाए हुए जोश के लिए व्यक्त किया गया है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? तो कविता में बादल जो है वो किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहे हैं? कविता में बादल जो हैं वो पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा पूरी करने वाले हैं, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाले हैं, और नया कह सकते हैं हम कि नई चेतना जगाने वाले हैं। तो वो इसी ओर इशारा करते हैं कि नई चेतना जग रही है, नई क्रांति आ रही है, नई शांति की ओर, नई आकांक्षा, नई उमंग की ओर इशारा करते हैं कविता में प्रयोग हुआ बादल। उसके बाद का प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं जिसमें नाद सौंदर्य होता है वो है घेर घेर, घोर गगन, धराधार ओ, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर से भर दूं। इन पंक्तियों में ध्वन्यात्मक, लयात्मक और नाद सौंदर्य छिपा हुआ है। तो आशा है आप सभी को ये कविता व प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसका ख भाग जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।